हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ई नर्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा हेल्थ एंड डिजीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक डिजीज़। हेल्थ इससे पहले की क्लास में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल ई नर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा डिजीज़। अब डिजीज़ क्या है? डिजीज़ है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ, यानी नॉर्मल हेल्थ से दूर जाना ही डिजीज़ है। ठीक है, दूसरे शब्द हम समझे तो इसको अगर तोड़ के, जैसे DIS डिस और ईज, डिस प्लस ईज। डिस का मतलब हो गया डिफ़िकल्टी और ईज का मतलब ईजीनेस। अब जो ईजीनेस में डिफ़िकल्टी आना ही क्या कहलाता है? डिजीज़। ठीक है, डिजीज़। अब तीन शब्द देखते हैं अपने यहाँ पे, डिजीज़, इलनेस और सिकनेस। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में व्यक्ति सब हर पर्सन ये समझता है कि तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ें। सिकनेस, इलनेस और डिजीज़, तीनों का मतलब बीमारी ही समझते हैं लोग कि बीमार हुआ है कोई भी, लेकिन बीमारी नहीं होता इनका मतलब। डिजीज़ का मतलब अलग होता है, इलनेस का मतलब अलग होता है, सिकनेस का मतलब अलग होता है। अब डिजीज़ क्या होता है? इट इज़ एन इवेंट, ये एक घटना होती है डिजीज़। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक्सीडेंट। ठीक है, एक घटना है लेकिन डिजीज़ है। ठीक है, एनीमिया, ये भी एक घटना है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाता है, सो एनीमिया। ठीक है, डिजीज़ है। डायबिटीज़ हुआ, डिजीज़ है। इलनेस क्या होता है? इट इज़ ए रियल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फिनोमिना। ठीक है, इलनेस क्या है? ये एक रियल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है, यानी कि जो कोई भी पर्सन है वो उस वक्त उसे क्या दिक्कत हो रही है उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, उस चीज़ को बताएगा। ठीक है, या फिर कोई डॉक्टर या फिजिशियन है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है उस वक्त, उस मरीज में क्या दिक्कत है। सब्जेक्टिव तो पेशेंट बता रहा है, ऑब्जेक्टिव डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहा है। ये दोनों फिनोमिना है उस टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम में, वो क्या कहलाएंगे? इलनेस। ठीक है, इसके बाद आता है सिकनेस। इट इज़ ए फियर, ये एक डर होता है। सिकनेस क्या है? डर है। जैसे कोई भी बोलता है यार आज बड़ा सिक हूँ मैं, तो वो सिक क्या है? वो डर है। बीमारी कुछ नहीं है, बस उसे उस चीज़ का होने का डर है। इट इज़ ए फियर विच इज़ नॉट प्रजेंट एट दिस टाइम, उसे उस चीज़ का डर है जो उस वक्त प्रजेंट है ही नहीं। ठीक है, उसको कुछ भी बीमारी नहीं है उस वक्त, लेकिन वो डर रहा है कि आगे मेरे ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है एन एनीमिक पेशेंट। एक एनीमिक पेशेंट है, हैज़ ईजी फटिग, वो मतलब थक जाता है। ठीक है, जल्दी। ऑन रूटीन वर्क, किसमें? कोई भी रूटीन काम करता है उसमें जल्दी थक जाता है। एंड आल्सो हैज़ फियर, उसे डर है। दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, उसे डर किस बात का है? कि वह किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? एक ऐसी बीमारी से जो ठीक नहीं हो सकती, इनक्योरेबल है। ठीक है, एक एनीमिक पेशेंट है जो जाहिर सी बात है, एनीमिया होगा तो बार बार थकान हो जाती है, तो वो इजी फटीग हो जाती है उसको, है ना, वो बार बार थक जाता है। तो वो क्या समझता है? उसे डर किस चीज़ का है? कि उसे एक ऐसी बीमारी जो इनक्योरेबल है। अब इसमें डिजीज़ तो क्या है, इलनेस क्या है और सिकनेस क्या है? ठीक है, बताइए आप क्या क्या चीज़ इसमें। डिजीज़ क्या होगी इसमें? तो डिजीज़ हुई इसको एनीमिया। ठीक है, इसके बाद आता है इलनेस। इलनेस क्या है? इजी फटिग। वो मतलब या तो डॉक्टर को बता रहा है कि मेरे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट टाइम उसको प्रॉब्लम वो क्या है? इजी फटिग। तो ये क्या हो गया? एक सब्जेक्टिव डाटा हो गया उसका, वो इलनेस है। ठीक है, और सिकनेस क्या हुई? उसका फियर। क्या फियर? कि वो सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, की वो सफ़र कर रहा है किससे? इनक्योरेबल डिजीज से। ठीक है, ये हो गई उसकी सिकनेस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ की कौन कौन सी थ्योरी है ये अपन अलग अलग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट थ्योरी आती है सुपर नेचुरल थ्योरी। सुपर नेचुरल थ्योरी क्या बोलती है? इट इज़ मोस्ट एनिशियंट थ्योरी, ये सबसे पुरानी थ्योरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट द डिजीज इज ड्यू टू सुपर नेचुरल फोर्सेज। इस थ्योरी के कारण क्या होता है कि बीमारी जो होती है
वो किस वजह से होती है? सुपर नेचुरल जो फोर्सेस होती है उनके द्वारा बीमारी होती है। ठीक है, मतलब यानी कि जैसे कोई सुपर पावर होती है उनके द्वारा बीमारी होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो एविल, ब्लैक मैजिक, विडो और सिंस। ठीक है, ब्लैक मैजिक आपको पता है, विडो यानी क्या होता है? तांत्रिक गुड़ियाँ, जो तांत्रिक गुड़ियाँ होती है ना उसको वुड्डू बोलते हैं, सॉरी वुड्डू। ठीक है, सिंस का मतलब होता है पाप, पाप करने से, कोई तंत्र मंत्र करने से और ब्लैक मैजिक यानी काले जादू से लोग बीमार पड़ते हैं इस थ्योरी के अलावा। तो इस थ्योरी को, ये साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी तो अपने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, दिस थ्योरी नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, अब सुपर नेचुरल थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके बाद में कौन सी थ्योरी आई? कंटाजियन थ्योरी। ये किसने दी थी? ये दी थी फरकास्ट्रो ने, गिवन बाई फरकास्ट्रो, ये वैज्ञानिक था। इसने क्या कौन सी थ्योरी दी? कंटाजियन थ्योरी। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लोज कॉन्टैक्ट। ये किस पे बेस्ड थी? क्लोज कॉन्टैक्ट पे। इसके अनुसार ये था कि कोई भी बीमारी तब होती है जब आप उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आओगे, बिल्कुल है ना, तब ये बीमारी होगी। ठीक है, इसके बाद आई मियाज़मा थ्योरी। ये क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू इज डिजीज इट ट्रांसमिटेड थ्रू पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर। मियाज़मा थ्योरी कहती है कि डिजीज तब होती है या तो कोई पॉल्यूटेड एयर हो, दूषित पानी और दूषित हवा के द्वारा, जो डिजीज होती है अपनी इन दोनों के द्वारा होती है ना, पॉल्यूटेड एयर और पॉल्यूटेड वाटर के द्वारा। इसके बाद आती है ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है अकॉर्डिंग टू ग्रीस कंट्रीज द डिजीज, ग्रीस कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो बीमारी है इज द रिजल्ट ऑफ इम्बेलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। किसके कारण होती है? जो बॉडी फ्लूइड होता है उनमें इम्बेलेंस हो जाने के कारण बीमारी होती है। अब इन्होंने जो बॉडी फ्लूइड्स बताए वो किस नाम से जाने जाते हैं? आल्सो नोन एज ह्यूमोर्स। ह्यूमोर्स क्या होते हैं? जो इन्होंने बॉडी फ्लूइड्स बताए हैं उसको बोलते हैं ह्यूमोर्स। अब ये ह्यूमोर्स कौन कौन से हैं ये अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इनके अनुसार ये हैं ब्लड, फ्लेग्म, ब्लैक बाइल और येलो बाइल। ब्लड, फ्लेग्म, ब्लैक बाइल और येलो बाइल, ये चार जो फ्लूइड होते हैं इनके अंदर यदि बैलेंस होता है तो पेशेंट हेल्दी रहेगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और यदि इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो पेशेंट क्या हो जाएगा? अनहेल्दी। ये थ्योरी भी एक्सेप्ट नहीं की गई। ठीक है, इसके बाद आती है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। ये जो जर्म थ्योरी थी ये अपनी क्या थी? फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी कौन सी है, चार ऑप्शन दे देंगे तो आपको क्या करना है? जर्म थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिजीज इज रिजल्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी साइंटिफिक इसीलिए थी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिजीज होती है वो किसके कारण होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो अपनी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है? डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। डिजीज कब होती है? जब एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में इंटररिएक्शन होता है। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट है, होस्ट कौन है? जिसको बीमारी लगनी है, और एजेंट कौन है? जिसके द्वारा बीमारी लगनी है। ठीक है, इन तीनों के अंदर इंटररिएक्शन होना ही इस थ्योरी का मतलब, इस थ्योरी की में बताया गया है कि इन तीनों के बीच में जो इंटररिएक्शन होता है तब डिजीज होती है। अब एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट है फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, न्यूट्रिशनल हो सकता है और साइकोसोशल हो सकता है। कई प्रकार के एजेंट हो सकते हैं। इन्वायरमेंट तो इन्वायरमेंट है ही, सर्दी हुई, गर्मी हुई, ये सब अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, और होस्ट कौन है? मनुष्य। अब एजेंट चेंज हो सकते हैं। एजेंट क्या रहा? जैसे फिजिकल एजेंट है तो फिजिकल में क्या आ जाएगा? रेडिएशन के द्वारा बीमारी हो सकती है, हीट के द्वारा हो सकती है, कोल्ड के द्वारा हो सकती है, प्रेशर के द्वारा हो सकती है, जैसे किसी के ऊपर दबाव लगा दिए हड्डियाँ चूर चूर हो जाएगी उसकी। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो सकती है, ह्यूमिडिटी से हो सकती है, और नॉइस यानी आवाज़, भारी तेज आवाज़ से हो सकती है। ये हो गए फिजिकल एजेंट। इसके अलावा आता है केमिकल। जो केमिकल एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? केमिकल्स एंड एसिड, जितने भी सारे केमिकल्स है वो, और एसिड।
ठीक है, ये केमिकल एजेंट हो गए। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या हो सकता है? एक्सीडेंट्स, ओनली वन एक्सीडेंट्स मैकेनिकल के द्वारा हो सकता है। ठीक है। इसके बाद है न्यूट्रिशनल डाइट एलिमेंट्स। न्यूट्रिशनल जो बीमारियाँ होती है किसके द्वारा होती है? खान पान में कमी की वजह से ना, तो डाइटरी एलिमेंट्स की कमी की वजह से न्यूट्रिशनल बीमारियाँ हो सकती है। तो ये इसमें क्या एजेंट हो गया? न्यूट्रिशन एजेंट हो गया इसका। इसके बाद आता है साइकोसोशियल। अब साइकोसोशियल क्या हो सकता है? व्यक्ति को स्ट्रेस हो सकता है, पॉवर्टी यानी उसकी गरीबी, गरीबी की वजह से उसको बीमारी हो सकती है। स्मोकिंग, गरीब है तो जाहिर सी बात है स्मोकिंग भी करेगा, या फिर कोई और वजह से साइकोसोशल वजह, उसकी वजह से स्मोकिंग कर रहा है वो, एल्कोहल पी रहा है या ड्रग एब्यूज़ है। ठीक है, ये साइकोसोशल कारण हो गए। साइकोसोशल कारण की वजह से व्यक्ति स्मोकिंग करता है, एल्कोहल करता है और ड्रग का एब्यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइकोसोशल एजेंट। ये थी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। इसके बाद आता है मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। ये किसने दी थी? ये दी थी पैटर्न कोफर ने। मोर देन वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि बीमारी होने के लिए एक से अधिक फैक्टर होना जरूरी है। एक से अधिक फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब जाके क्या होती है? बीमारी। इसके बाद आती है वेब ऑफ कॉसेजन, गिव बाय मैकमोहन एंड पग। ये थ्योरी किसने दी थी? मैकमोहन और पग ने। अब ये जो थ्योरी है अपनी वेब एंड कॉसेजन, ये मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी ऑफ डिजीज। ये सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड थ्योरी है किसकी? डिजीज की। ठीक है, सबसे बेस्ट थ्योरी जिसे बताया गया है वो है वेब ऑफ कॉसेजन। अब क्यों इसको क्यों बताया गया है? इसमें कहा गया है कि जो बीमारी होती है वो एक जाल है। ठीक है, उसमें सभी संबंध, सारी चीज़ें इकट्ठी होकर किसी भी वजह से बीमारी हो सकती है। कोई एक बेसिकली कोई एक चीज़ या एक के कारण की वजह से बीमारी नहीं होती, उसके लिए सब मिलजुल कर, जैसे इन्वायरमेंट भी हुआ है ना, और भी कोई जैसे एजेंट हुआ है ना, सब मिलके काम करते हैं तब जाके बीमारी होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अपनी डिजीज़ की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है आइसबर्ग फिनोमिना। अब आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है? ये किसको, डिजीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला होता है। जो डिजीज़ होती है उसके सिम्टम्स और एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक जो भी है उसको ठीक है, उसको बताने का एक फॉर्मूला है आइसबर्ग फिनोमिना। इट रिप्रेजेंट द प्री सिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक पैटर्न ऑफ डिजीज। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? सिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक पैटर्न ऑफ डिजीज। जो डिजीज होती है उसकी प्री सिम्टोमेटिक कंडीशन को, मतलब सिम्टम्स आने से पहले की कंडीशन, और वो किस में आती है, ठीक है, और सिम्टम्स आने के बाद की कंडीशन, इसको शो करता है किसके द्वारा? आइसबर्ग फिनोमिना के द्वारा। अब आइसबर्ग फिनोमिना ये इसका डायग्राम है, इसमें देख लेते हैं अपन क्या क्या होता है। जैसे कोई गिलास ले लिया अपन ने, ठीक है, कटोरी कुछ भी ले ली, उसमें आधा पानी भर दिया, आधे से ज़्यादा पानी भर दिया। अब उसमें डाला एक बर्फ़ का टुकड़ा, ठीक है। अब जो बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर तैर रहा है हवा में, उसको बोलेंगे फ्लोटिंग पार्ट, और जो डूब गया है पानी में उसको बोलेंगे सबमर्ज्ड पोर्शन। और जो हवा और पानी के बीच में, यानी कि पानी की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डिमार्केशन। ठीक है, अब देखते हैं फ्लोटिंग पार्ट क्या प्रदर्शित करता है या फ्लोटिंग पार्ट क्या बताता है अपने को। फ्लोटिंग पार्ट, इट रिप्रेजेंट विजिबल पोर्शन, लाइक ये किसको रिप्रेजेंट करता है? विजिबल पोर्शन को, जो दिखाई दे रहा है उस पोर्शन को, लाइक जैसे डायग्नोस्ड। अब सोसाइटी में कौन दिखता है? जो डायग्नोस्ड हो चुके हैं पेशेंट, उनके बारे में पता होता ना कि ये बीमार है। जैसे किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, किसी पेशेंट की बीमारी का पता लगने के बाद ही सोसाइटी में पता चलता है भाई ये बीमार है। यदि उसका पता ही नहीं चलेगा तो कैसे पता चलेगा अपने को? इसके बाद आता है सिम्टोमेटिक, जो सिम्टम्स शो कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो आपको उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, तभी पता चलेगा ये बीमार, इसके पास नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद आता है आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड यानी कि पहचानना, पहचान होती है उस व्यक्ति की, पता होता है कि ये बीमार है, आइडेंटिफाइड हो चुका है वो कि ये बीमार है। उसके बाद आता क्लिनिक केसेज और केसेज। अब केसेज मैंने एक केस और कैरियर के ऊपर अलग से क्लास बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो केस क्या होता है?
केस वो होता है जो इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, डिजीज ट्रांसमिशन कर सकता है और साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, ठीक है, वो होता है केस। अब जब साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा तो कौन से ऑटोमेटिकली कौन से पार्ट में चला जाएगा, ये फ्लोटिंग पार्ट में, ठीक है। इसके बाद अंडर ट्रीटमेंट, जिसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है, अभी अंडर ट्रीटमेंट है, वो भी किस में आएगा, फ्लोटिंग पार्ट में। यानी कि जितने भी ऐसे चीज़ें जो साइन एंड सिम्टम्स शो करती है, बीमारी दिखाती है, या उनका कोई रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड है, वो सब किस में आएंगे, फ्लोटिंग पार्ट में। अब इसके बारे में फ्लोटिंग जो पार्ट, इसके बारे में और दो चीज़ जान लेते हैं अपन। दिस पार्ट इज ऑब्जर्व बाय फिजिशियन और डॉक्टर। ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ये केवल ऑब्जर्व किया जाएगा फिजिशियन और डॉक्टर के द्वारा। जिस फिजिशियन को आप दिखाने जा रहे हो वो और डॉक्टर इसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। कैसे, जैसे आप दिखाने गए किसी डॉक्टर के पास तो वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा, उसके बाद क्या हो पाएगा, डायग्नोस्ट। वो सिम्टम्स दिखाएगा, सिम्टम्स बताएगा, कुछ डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, उसके बाद वो आइडेंटिफाइड करेगा कौन सी बीमारी है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ें किस में आएगी, फ्लोटिंग पार्ट में, और इसको कौन ऑब्जर्व करता है, फिजिशियन और डॉक्टर। इन डेवलप कंट्रीज दिस पोर्शन इज बिगर देन सबमर्ज्ड पोर्शन। डेवलप्ड कंट्रीज यानी जो कंट्री, वो ऐसे देश जो विकास, जिनका विकास हो चुका है, जो विकसित हैं, है ना, ऐसी कंट्रीज में जो ये फ्लोटिंग पार्ट होता है वो बड़ा होता है, किससे, इस सबमर्ज्ड पोर्शन से, ठीक है। बड़ा क्यों होगा, क्योंकि वो विकसित कंट्री है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पहले मरीज का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और अगर सोसाइटी में ऐसा कुछ होता है, वहाँ सब अवेयरनेस इतनी है कि जैसे कोई छींकता खांसता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाता है, ठीक है। मतलब वो चीज़ें डायग्नोस हो जाती है, आइडेंटिफाइड हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये जो फ्लोटिंग वाला पार्ट है ये बड़ा हो जाएगा, किससे, सबमर्ज्ड पोर्शन से। अब ये बात कहाँ की है, ये है विकसित देशों की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है अपना आइसबर्ग फिनोमेना में कौन सा, नीचे वाला पोर्शन, सबमर्ज्ड पोर्शन, ठीक है। जो आइसबर्ग फिनोमेना बताया था आपने, ये वाला, इसमें कौन सा, ये नीचे वाला पोर्शन, सबमर्ज पोर्शन, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स इनविजिबल पोर्शन लाइक, ठीक है। इट रिप्रेजेंट इनविजिबल पोर्शन लाइक, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनविजिबल पोर्शन, यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहा, जो पानी के अंदर डूबा हुआ, उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लाइक जैसे प्रीसिम्टोमेटिक पेशेंट, प्रीसिम्टोमेटिक पेशेंट वो पेशेंट जिनमें सिम्टम्स नहीं आए हैं अभी, ठीक है, जिनका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, सिम्टम्स शो नहीं हुए हैं, ऐसे पेशेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सबमर्ज्ड पोर्शन। अनडायग्नोस्ड, जिनका डायग्नोस नहीं हुआ है, ठीक है, उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आई है अभी, कौन सी बीमारी है या कुछ है भी या नहीं है ना, वो अनडायग्नोस्ड पेशेंट किस में आएंगे, सबमर्ज पोर्शन में। या मिस डायग्नोस्ड, ऐसे पेशेंट जो डायग्नोस होने से छूट गए, मिस हो गए, ठीक है। एसिम्टोमेटिक, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बीमारी होने के बावजूद भी सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, वो आएगी एसिम्टोमेटिक, वो किस में आएंगे, सबमर्ज पोर्शन में। और एक होता है कैरियर, जैसा कि मैंने पहले केस बताया था, केस और कैरियर। अब कैरियर क्या होता है, कैरियर जो पेशेंट होता है वो इन्फेक्टेड होता है, डिजीज को ट्रांसमिशन कर सकता है, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करेगा। अब यदि साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करेगा तो उसका पता कैसे चलेगा, उसकी जो डायग्नोस है, उसकी जो डिजीज है, उसका कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, तो किस में आएगा, सबमर्ज्ड पोर्शन में, ठीक है। और हिडन एंड मिसिंग केसेस, ऐसे केसेस जो छुपे हुए हैं और मिस हो चुके हैं, ऐसे केसेस किस में आएंगे, सबमर्ज्ड पोर्शन में। अब जो सबमर्ज पोर्शन है, इसको कौन ऑब्जर्व करता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है। दिस पार्ट इज ऑब्जर्व बाय एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट की पोस्ट किसकी होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो कि सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, सीएचओ, वो क्या है, एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी में घूमते हैं, कम्युनिटी के बारे में उनको सब पता होता है, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज दिस पार्ट इज बिगर देन फ्लोटिंग पार्ट। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि अपना इंडिया, अभी तो विकसित नहीं है, विकासशील है, ठीक है, अभी विकसित तो हो रहा है, ऐसी कंट्रीज में कौन सा पार्ट, ये सबमर्ज्ड पोर्शन बड़ा होता है, किसके अकॉर्डिंग, ये जो सबमर्ज्ड पोर्शन है ये बड़ा होगा, किसकी तुलना में, इस फ्लोटिंग पार्ट की तुलना में, ठीक है।
यानी कि इंडिया में ऐसे केसेस ज़्यादा होंगे, ऐसी बीमारियाँ लेकर घूम रहे हैं पेशेंट जिनका अभी कुछ पता ही नहीं है ना, उनकी सोसाइटी में लोगों को पता नहीं है, उनको खुद को नहीं पता कि अपनी ये बीमारी है। कई पेशेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो वो कौन से पोर्शन में आएगी, सबमर्ज पोर्शन में, ठीक है। नोट, सम डिजीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाई आइसबर्ग फिनोमेना। कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो आइसबर्ग फिनोमेना के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती है। अब वो कौन कौन सी डिजीज हैं, जैसे रेबीज, इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं अपन, रोज रोज मत तड़पाओ चंपा। अब रोज से रेबीज, अगेन रोज रूबेला, मत मीजल्स, तड़पाओ टिटनेस, चंपा चिकन पॉक्स। ये 5 बीमारियां ऐसी है जिनको अपन आइसबर्ग फिनोमिना से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 बीमारियां ऐसी जो हमेशा साइन एंड सिम्टम्स शो करती हैं 101%, ठीक है। जैसे किसी को रेबीज हुआ है तो साइन एंड सिम्टम शो करेगा, रूबेला हो गया करेगा, मीजल्स, टेटनेस, चिकन पॉक्स, ये जो बीमारी हो गई वो साइन एंड सिम्टम शो करेगा। जब शो करेगा तो अपन उनको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते इससे, ठीक है। ये तो ऐसी बीमारियां हो गई जो पकड़ में आनी है, ठीक है, इनको इससे तुलना कर ही नहीं सकते, इसकी आइसबर्ग फिनोमेना से इनको दिखाना मतलब उचित ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना, इसके बाद अपना डिजीज साइकिल है, ठीक है। डिजीज की कौन कौन सी साइकिल होती है इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। देर आर 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल की कौन कौन सी स्टेप होती है, कितनी होती है, ठीक है। इसकी 6 स्टेप होती है और कौन कौन सी होती है अपन इधर देख लेते हैं। फर्स्ट होती है इंक्यूबेशन पीरियड, फिर आती है प्रोड्रोमल, फिर आती है फास्टिंग या स्टेज ऑफ इलनेस, फिर डेफरवेसेंस, कन्वल्जेंस और डिफेक्शन। अब जो फर्स्ट स्टेप है इंक्यूबेशन पीरियड है, इसमें इस डायग्राम के द्वारा अपन देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ से यहाँ सेकंड, यहाँ से यहाँ थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6, डिटेल में अभी देखते हैं। फर्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन पे गौर करना। इट इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम एंट्री ऑफ पैथोजेनिक एजेंट। वह जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो टाइम पीरियड है जब जो पैथोजेनिक एजेंट है वो एंट्री करता है, यानी कि किसी की बॉडी में पैथोजेनिक एजेंट जो रोग कारक जो एजेंट है, ठीक है, वो एंट्री करता है उस वक्त से लेकर टू अकरेंस ऑफ फर्स्ट साइन सिम्टम्स इन बॉडी। जो पैथोजन है उसके बॉडी में एंटर करने से लेकर फर्स्ट साइन सिम्टम शो करने तक का टाइम क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। साइन सिम्टम शो नहीं करेगा अभी, मतलब करने तक, जैसे ही साइन सिम्टम शो करेगा नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या हुआ, पैथोजन ने एंट्री ली किसमें, बॉडी में। अब वो अपने लक्षण प्रकट नहीं कर रहा लेकिन अपनी ग्रोथ कर रहा है अभी, ठीक है। अब जैसे ही वो फर्स्ट साइन सिम्टम्स शो करेगा, यानी जैसे कि साइन सिम्टम्स क्या हुआ, जैसे फीवर आ गया, किसी की छींक आ गई, किसी की खांसी हो गई, ठीक है, जैसे ही साइन सिम्टम्स शो करेगा सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि साइन सिम्टम्स शो करने से पहले का जो टाइम होता है वो क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अब ये कब कब का हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड, विच में बी ऑफ फ्यू आवर्स, डेज, वीक्स और मंथ और इवन ईयर्स। ये कुछ दिनों का हो सकता है ना, कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ सप्ताह का हो सकता है, कुछ मंथ्स का हो सकता है और यहाँ तक कि कुछ सालों का भी हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिनमें लक्षण प्रकट नहीं होते, जैसे एड्स हुआ, एड्स होने के बाद पता ही नहीं लगता लोगों को कई वक्त तक, HIV होने के बाद उनको पता ही नहीं लगता कि अपने HIV है, बहुत टाइम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद उसके साइन सिम्टम्स शो होते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, प्रोड्रोमल पीरियड। इन दिस स्टेज पेशेंट शो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स बट नॉट स्पेसिफिक। अब यहाँ से जैसे ही साइन सिम्टम्स शो करेगा वहाँ से सेकेंड स्टेज प्रोड्रोमल पीरियड चालू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स तो शो करेगा लेकिन ऐसे स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स शो नहीं करेगा जिससे पता चल सके कि इसके ये बीमारी हो गई है, ठीक है। मतलब साइन सिम्टम्स शो करेगा लेकिन स्पेसिफिक नहीं होंगे। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, कौन सी,
फास्टिजियम या स्टेज ऑफ इलनेस, ये क्या बोलती है? पेशेंट शो स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स विच इंडिकेट द क्लियर डिजीज। अब ये थर्ड स्टेज है, इसमें पेशेंट क्या करेगा? साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा, एकदम क्लियर साइन सिम्टम्स, जिससे पता चल जाएगा कि इस पेशेंट की ये बीमारी है। ठीक है, यहाँ तो क्या था, कोई साइन सिम्टम्स शो नहीं कर रहा था, यहाँ साइन सिम्टम्स शो कर रहा था, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं थे, उन्हें देखकर अपना अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। थर्ड स्टेज जो प्रोड्रोमल पीरियड है, उसमें क्या करता है कि पेशेंट साइन सिम्टम्स शो करता है जो एकदम स्पेसिफिक होते हैं, जिनको देखकर अपन बता सकते हैं, डॉक्टर या फिजिशियन बता सकता है कि इसके ये बीमारी है। ठीक है, इसके बाद आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या बोलती है? डेप्रिवेशंस। ठीक है, कौन सी है फोर्थ स्टेज अपनी? डेप्रिवेशंस। पेशेंट रिकवरी स्टार्ट बट इट इज़ स्लो। अब इस स्टेज में क्या होता है? पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो ठीक होना चालू हो जाता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ठीक है, जो अपनी फोर्थ स्टेज थी, अपनी जो ये स्टेज है फोर्थ स्टेज, इसमें क्या होता है? पेशेंट की रिकवरी, ये डाउन हो गया ना, यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत स्लो होती है। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी फाइव स्टेज। फाइव स्टेज कौन सी है? कन्वल्सेंस। द रिकवरी ऑफ पेशेंट इज फास्ट एंड ही फील दैट ही हैज़ बीन क्योर्ड। ठीक है, अब इसमें रिकवरी क्या होती है? बहुत फास्ट होती है, और पेशेंट क्या फील करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ठीक है, इसमें पांचवी स्टेज में, यहाँ तो क्या रिकवरी स्लो थी, यहाँ एकदम से डाउन होगी और पेशेंट को क्या लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कौन सी स्टेज में? कन्वल्सेंस पीरियड में। अब उससे पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन बट स्टिल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट इन बॉडी एंड कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। लेकिन क्या होता है? उसकी बॉडी के अंदर अभी इन्फेक्शन प्रेजेंट है, और वो उस इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है। किसको? अदर पर्सन को। ठीक है, इसके बाद आता है डिफेक्शन। इन दिस स्टेज पेशेंट फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। इसके बाद सिक्स स्टेप आती है डिफेक्शन। इसमें पेशेंट बिल्कुल जो उसकी सिम्टम्स है बिल्कुल कम हो जाती हैं, वो फील करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इसके बाद आती है छठी स्टेप, कौन सी? डिफेक्शन। इसमें बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाता है, फ्री फ्रॉम डिजीज हो जाता है। ठीक है, इन दिस स्टेज पेशेंट फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। नोट, द पेशेंट इज हाईली इन्फेक्शियस ड्यूरिंग प्रोड्रोमल एंड फास्टिजियम स्टेज। अब ये बोल रहा है कि पेशेंट सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है कौन सी स्टेज के दौरान? प्रोड्रोमल एंड फास्टिजियम स्टेज के दौरान। एक तो कौन सी? सेकंड स्टेज प्रोड्रोमल और फास्टिजियम की। इस स्टेज में और इस स्टेज में पेशेंट सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वो स्टेज है जब पेशेंट में इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा होता है। ठीक है, पेशेंट में जो इन्फेक्शन है वो बढ़ेगा, इस स्टेज में कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और ये जो स्टेज है वो है पीक पॉइंट पेशेंट का, जिस स्टेज में उसका इन्फेक्शन बहुत उच्च लेवल पे बढ़ चुका है, यानी कि उसको बीमारी हो चुकी है। तो इस स्टेज में और इस स्टेज में जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये था आज का अपना टॉपिक, हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ का जो टॉपिक है वो मैंने इससे जस्ट पहले की क्लास में पढ़ा दिया है। ये आज डिजीज़ कंप्लीट हो गई है अपनी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।